गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th रिवीजन बैच है। हम लोग पढ़ा रहे हैं चैप्टर 4 यूनिट 3। लास्ट टाइम पे यूनिट 3 स्टार्ट की थे ना। चैप्टर 4 आज होगा इसका लेक्चर नंबर 2। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि मेन बैच में हमने इस चैप्टर को 8 लेक्चर्स में ख़त्म किया था। अभी कितने लेक्चर्स में ख़त्म करेंगे? 3। चैप्टर 4 लेक्चर 2। तो बायो-सैवर्ट लॉ कल हम लोगों ने देखा था लास्ट टर्न पे, उसके एप्लीकेशन देख रहे थे। तो 2 एप्लीकेशन आपके सिलेबस में है। एक स्ट्रेट वायर जिसको कल देख चुके थे, आज क्या देखने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। एक लाइन लैंग्वेज लिख लें, बस एक ही 2 लाइन लिखा करो। ठीक है, मेन डायग्राम और प्रूवमेंट। लेट द रेडियस of a circular loop, let the radius of a circular loop be small a, and electric current I is flowing, in the loop, full stop. We have to find intensity of magnetic field. At point P, situated on the axis of loop. क्या लिखा? Situated on the axis of loop at a distance x from center O. ठीक है, देखिए अगर आपसे सेंटर पे भी पूछा जाए तो बस हम लोग x गया क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे, सेंटर पे आ जाएगा। क्लियर? तो ये लूप हो गया। क्या हो गया? ये लूप। तो ये पिच का हुआ लूप नहीं है, हमने ऐसे बनाया वर्टिकल। नहीं समझे? पिच का हुआ है क्या? देखिए लूप अगर ऐसे है तो एक्सिस ये होगी। एक्सिस वो लाइन होती है जो लूप के सेंटर से पास हो। एक्सिस कौन सी लाइन होती है? लूप के सेंटर से पास हो और प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अगर लूप हम ऐसे बनाते तो एक्सिस जो है ये लाइन होती। ऐसे हमने लूप क्यों नहीं बनाया? समझाया? क्योंकि फिर हम एक्सिस को ना शो कर पाते। नहीं समझ आया? अरे कुछ समझ आ रहा है? अगर लूप ऐसे बनाएंगे तो एक्सिस ये नहीं हो जाएगी, फिर इसको हम बोर्ड या कॉपी पे कैसे शो करेंगे? इसलिए लूप को ऐसे ना बना करके हमने ऐसे बनाया वर्टिकल। नहीं समझे? ताकि हम एक्सिस को क्या कर सकें? शो कर सकें। ये एक्सिस हो गई। ठीक है, ये एक्सिस हो गई।
लूप की रेडियस कितनी है a, क्लियर। करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है। एक स्मॉल एलिमेंट हमने लिया ऊपर, ये हो गया, इसका क्या नाम दे दें, ए बी। लेंथ कितनी है इसकी, dl, dl ले लो या डेल्टा ले लो, dl। क्लियर, नहीं समझे। एक हमने लिया लोवेस्ट पॉइंट पे CD, इसमें भी लेंथ, इसकी भी लेंथ कितनी है dl। छोटे छोटे पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर लिया, तो एक स्मॉल एलिमेंट ऊपर, एक स्मॉल एलिमेंट नीचे, ठीक है। हमें पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। कहाँ पर फाइंड करना है, P पर। ठीक, ये पॉइंट P हो गया। सेंटर O से P की डिस्टेंस कितनी है, x। सेंटर O से P की डिस्टेंस कितनी है, x। ये डिस्टेंस कितनी है, r। समझ रहे हैं। तो सेंटर O से P की डिस्टेंस x और ये r। तो कोई पूछे आपसे r की वैल्यू कितनी होगी तो क्या कहोगे, √a² प्लस x²। अरे पाइथागोरस लगा दो, नहीं समझ आया, ठीक। ए बी में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जो हमने स्मॉल एलिमेंट लिया है ए बी, उसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, नहीं अपवर्ड्स, सॉरी आउटवर्ड्स, डॉट। सुनो, जैसे ये लूप है, ये लूप का फ्रंट पोर्शन है, ये बैक पोर्शन है। फ्रंट पोर्शन में करंट कहाँ है, नीचे की ओर। फ्रंट पोर्शन में करंट कहाँ है, नीचे, और बैक पोर्शन में कहाँ है, ऊपर। अब हाईएस्ट पॉइंट पे देखें, तो जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी होगी वहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, तो ये डायरेक्शन आ गई आउटवर्ड्स, नहीं समझे। लोएस्ट पॉइंट पे करंट की डायरेक्शन कहाँ है, इनवर्ड्स। कोई यहाँ पूछता तो डाउनवर्ड्स, क्यों नहीं जान पा रहे हो। यहाँ पूछता तो अपवर्ड्स। अब आया समझे। ये जो स्मॉल एलिमेंट है ये बहुत छोटा पार्ट होता है, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन की तरह डील करेंगे, तभी तुम ये मान रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं समझे। स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट P को मिलाने वाली जो लाइन है उसके बीच का एंगल कितना है। ये पेन है रेड वाला, ये स्मॉल एलिमेंट हो गया, इतना बड़ा नहीं होता है, जरा सा, और ये पॉइंट P को मिलाने वाली लाइन हो गई। बीच का एंगल कितना है, 90। समझे। ऐसे होता तो भी 90 है, ये तो 90 दिख रहा होगा, नहीं दिखा ये, ऐसे है तो भी 90, ठीक है। ये वाली लाइन है जो ए बी और पी को ज्वाइन कर रही है। किसको ज्वाइन कर रही है, ए बी और पी को। समझे। एंगल कितना हो गया, 90। ये किसका काम कर रहा है, ए बी का। अरे छोटा सा होता है, समझाने के लिए बड़ा लेना है। और ये वो लाइन है जो ए बी और पी को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। कुछ समझ आ रहा है बेटा। ये 90। तुम्हारे साथ वाले आए नहीं, बगैर बात के कैसे रहोगे, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया, 90, ठीक है। क्लियर, नहीं समझ आया। ऐसे तो भी 90, ऐसे तो भी 90, ऐसे होता तो भी 90 होता, या ऐसे, ठीक। कोई डाउट। डायरेक्शन क्या आएगी इसके कारण जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे हम लोग, इस लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसे dB वेक्टर, इसके कारण निकालेंगे इस लाइन के परपेंडिकुलर, dB डैश वेक्टर मान लो, ठीक है। कैसे, तो रूल नंबर 1 का यूज करेंगे, फिंगर्स टुवर्ड्स दैट पॉइंट एट विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ऐसे ऐसे ना, ये P पॉइंट यहाँ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, नहीं समझे।
उंगलियां रखते हैं उस पॉइंट की ओर जिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, फाइंड करना है। नींद आ रही? सुयस उंगली ले रहे थे ना। तो उंगलियां पी की ओर, उंगलियां पी की ओर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ए बी में करंट कैसी है, आउटवर्ड्स। समझ गए? ऐसे तो करंट है, याद कर लेना बेटा, समझने के लिए लेवल चाहिए होगा, ठीक है? नहीं समझे? ए बी में करंट आउटवर्ड्स ही तो है। जो बेवकूफ टाइप के बच्चे घर पे पढ़ना है वो याद कर लेंगे, समझने के लिए लेवल चाहिए। तो ए बी में करंट कैसी है, आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। अगर कोई पूछे सी डी में करंट कैसी है तो कैसे कहेंगे, इनवर्ड्स। ये है ना, ऐसे करंट जा रही है तो यहाँ पे आउटवर्ड्स, यहाँ पे इनवर्ड्स। नहीं समझ आया? तो ए बी में करंट आउटवर्ड्स, ये पॉइंट पी, बीच का एंगल कितना हो गया, 90। क्लियर? अभी नहीं समझे? कोई डाउट? ठीक। डायरेक्शन, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हो गई। समझ गए? नहीं समझे? फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसलिए मैक्सवेल वाला पे रूल हम यूज नहीं करते हैं। समझ गए? क्योंकि वो तो सीधे सीधे तो यूज हो जाएगा। अब यहाँ कैसे यूज करोगे? ठीक है। इसके रूल नंबर 1 के ऑप्शन में कौन सा रूल होता है, मैक्सवेल का स्क्रू रूल। स्क्रू को और बोल देते हैं या स्क्रू बोल दो केवल, मैक्सवेल का स्क्रू रूल। समझ गए? स्क्रू जानते हो, ऐसे टाइट करो तो जो स्क्रू को जाने की डायरेक्शन होती है, मूव करने की, वो करंट की डायरेक्शन में होती है। जो स्क्रू को घूमने की डायरेक्शन होती है वो बी को रिप्रेजेंट करती है। समझ गए? तो स्ट्रेट वायर में तो समझ आ जाता है। नहीं समझे? तो फिंगर्स किधर, और फिंगर्स पी की ओर। तो रूल नंबर 1 में फिंगर्स कहाँ रखते हैं, पी की ओर, और थंब करंट। ये आ गया आपका। ठीक है। यानी ए बी, जो ए बी से पी को मिलाने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। ठीक है, ऐसे ये आ जाएगा। क्लियर? इस एंगल को अल्फा ले लिया तो ये भी अल्फा हो जाएगा, सेम ही चीज तो है। अब ये अल्फा है तो ये जहाँ पे डॉट लगाया वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। नहीं समझे? ये अल्फा हो गया क्योंकि ये बीच का एंगल कितना है, 90। समझ गए? ए बी और पी को मिलाने वाली जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर ही तो होगा ये। ठीक है। तो ये अल्फा है तो जहाँ पे डॉट लगाया वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा, तो वो कितना बचेगा, अल्फा। ऐसे इधर डी बी के 2 कंपोनेंट करेंगे। इधर क्या आएगा, डी बी कॉस अल्फा, और ये डी बी साइन अल्फा। समझ गए? इसके 2 कंपोनेंट करेंगे। इधर क्या आएगा, डी बी डैश कॉस अल्फा, इधर डी बी डैश साइन अल्फा। क्लियर? तो डायग्राम बनाओ पहले। मेन डायग्राम ही है, मेन क्या है, डायग्राम। तो लूप की एक्सिस क्या होती है, समझ गए ना? लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर, सेंटर से पास हो, लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, dB की वैल्यू क्या निकालेंगे, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट AB। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट AB। किसका यूज करके, यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। अरे बायो-सेवर्ट लॉ का ही तो एप्लीकेशन है ये, नहीं समझ आ रहा क्या? बोलो लड़के।
ज़्यादा स्ट्रेस में तो नहीं हो? स्ट्रेस की कोई ज़रूरत ही नहीं, हम तो हर साल पढ़ाते हैं। आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। समझ गए? साइन 90 कैसे हो गया, समझ आया? क्योंकि इस फार्मूले में जो थीटा होता है वो स्मॉल एलिमेंट और पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का एंगल होता है। ये स्मॉल एलिमेंट और ये पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये बीच का एंगल क्या होता है, थीटा। और यहाँ थीटा कितना है, 90। ये स्मॉल एलिमेंट हो गया ए बी, ये कौन है, ए बी। कुछ समझा ना बेटा? ये ए बी है और ये पॉइंट पी को मिलाने वाली लाइन है, बीच का एंगल कितना हो गया, 90। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक पहुँच गए? इक्वेशन फर्स्ट डाल दूँ, इसका लिखे ऑन रिजॉल्विंग क्या? नहीं तो जरूरत ही नहीं, कि ऐसे तो बहुत सारे एलिमेंट होंगे ना। ठीक है, एक सफिशिएंट है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, अब 3 टर्म में कराना है ना, पिछले 8 टर्म में कराया था। ठीक, लिखे ऑन रिजॉल्विंग each small magnetic field dB, on resolving each small magnetic field dB into two components, comma, all the components of dB cos alpha, all the components of dB cos alpha will cancel out each other, and all the components of dB sin alpha will add together due to along in the same direction, समझ गए? तो जितने भी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हैं सबके 2 कंपोनेंट करेंगे। dB cos अल्फा वाले सारे कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। dB cos अल्फा वाले सारे कंपोनेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। और dB sin अल्फा वाले सारे कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड कर दो या इंटीग्रेशन कर दो, बात एक ही है। ठीक है, हैंस नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P। इंट्रीगेट कर दो, dB sin अल्फा, कौन से कंपोनेंट ऐड होंगे, और ये इंटीग्रेट कर रहे हैं पूरे सर्कुलर लूप के लिए। C का मतलब कर्व, क्लोज कर्व, ये लूप हो जाएगा। dB की वैल्यू रख दो, dB की वैल्यू कितनी है, μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन 91 हो गया अपॉन आर स्क्वायर। साइन अल्फा कितना हो गया, A अपॉन आर। सुनो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dB कितना हो गया, μ0 अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन अल्फा कितना हो जाएगा, A अपॉन आर।
साइन अल्फा कितना हो गया, ए अपॉन आर। यहां तक कोई दिक्कत? तो साइन अल्फा हो गया ए अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। क्लियर? नहीं समझे? साइन थीटा जानते हो ना, यानी कांस्टेंट बाहर ले लो। क्या कांस्टेंट आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब। बस डीएल का इंटीग्रेशन कर दो। आई क्यों कांस्टेंट है? कोई भी आप स्मॉल एलिमेंट लेंगे, हर एक में करंट आई है। कोई भी आप स्मॉल एलिमेंट लेंगे, हर एक के लिए रेडियस कितनी है, ए। कोई भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे, हर एक के लिए डिस्टेंस कितनी है, एक्स। आर भी हर एक के लिए कांस्टेंट है। जब एक्स कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो आर कांस्टेंट नहीं हो गया? यानी इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, डीएल का। डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स, तो डीएल का क्या हो जाएगा, एल। एल का मतलब टोटल लेंथ। किसका टोटल लेंथ, पूरे सर्कुलर लूप का। और सर्कुलर लूप की टोटल लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। यहाँ ए हो जाएगा, रेडियस ए है ना, नहीं समझे? कोई पूछे सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होती है, तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस नहीं होती है। तो डीएल का इंटीग्रेशन एल, एल का मतलब 2 पाई ए। पूरे सर्कुलर लूप की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई ए। बस हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब। और ये कितना हो गया, 2 पाई ए। यानी बी का फार्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी पाई तो कट ही गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो आर की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2। आर क्यूब कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अरे रूट का मतलब 1/2 होता है, क्यूब करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 3/2। ये आ गया आपका बी। तो बी का फार्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ये आ गया आपका। कोई भी प्रूवमेंट करते हैं, बगल में क्या लिखते हैं उसकी, यूनिट। अगर एन टर्न्स के लिए निकालें तो किसके लिए निकालें, एन टर्न्स के लिए। एन का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्लियर? फॉर एन टर्न्स यहां लिखे दे रहे हैं। तो बी का क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये एक टर्न के लिए है और ये कितने के लिए है, एन टर्न्स के लिए। अब मान लेते हैं सेंटर पे पूछ दें, कहाँ पूछ दें, सेंटर में। तो अगर पी पॉइंट आपका सेंटर ओ पे आ जाएगा, पी पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सेंटर ओ पे, तो एक्स कितना हो जाएगा, 0 एट सेंटर ओ। एक्स कितना हो जाएगा, 0। एक्स से 0 पुट कर दोगे, बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर की होल पावर 3/2। यानी बी का फार्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई ए अपॉन, नहीं, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ये आंसर आ गया सेंटर पे। अगर एक टर्न है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2a, n1 हो जाएगा। नहीं समझे? तो सेंटर पे वैसे तो वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इस तरीके से करो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पहले एक्सिस पे निकाल लो,
फिर सेंटर पे निकालने के लिए एक्स या कितना पुट कर दो 0। नहीं समझे? जब पॉइंट पी कहाँ पे आ जाएगा सेंटर ओ पे तो एक्स कितना हो जाएगा आपका 0। जब पॉइंट पी कहाँ पे आ जाएगा सेंटर ओ पे, जब पॉइंट पी कहाँ पे आ जाएगा सेंटर ओ पे तो एक्स कितना हो जाएगा 0। क्लियर? अब हम आएंगे किस पे, लॉरेंज फोर्स। तो 3 पार्ट में ये चैप्टर है। पहला बायो-सेवर्ट लॉ, उसके एप्लीकेशन, सेकंड लॉरेंज फोर्स, उसके एप्लीकेशन, थर्ड एम्पियर्स लॉ, उसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो सेकंड पोर्शन पे आ रहे हैं। इरेज करें इसको, घर पे जाके एक बार वीडियो देख लेना, रिवीजन हो जाए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा चैप्टर यही है। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है वी वेलोसिटी से। ठीक है, अभी समझे? तो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू हो, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, मोशन करता है, तो उस पार्टिकल पे एक फोर्स वर्क करता है। उस पार्टिकल पे एक फोर्स वर्क करता है जिसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है और उसकी वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यानी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, v और b दोनों के परपेंडिकुलर होती है। समझ गए? v और b दोनों के परपेंडिकुलर। नहीं समझे? यहाँ पे जो होगी फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्स। जो इनवर्स होगी तो v और b दोनों के क्या हो गई, परपेंडिकुलर। समझ गए? v और b आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यहाँ नहीं है, लेकिन जो f होगा वो v और b दोनों के परपेंडिकुलर, उसी को लॉरेंज फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स। अभी नहीं समझे, लिखे। व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल moves in a magnetic field, then a force acts on that particle। क्या लिखा, अ मैग्नेटिक फोर्स लिखो, अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन दैट पार्टिकल which is perpendicular to the direction of force which is perpendicular to the direction of force as well as, क्या लिखा, which is perpendicular to the direction of force नहीं, which is perpendicular to the direction of magnetic field। फोर्स काट दो, मैग्नेटिक फील्ड कर लो, विच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ब्रैकेट में लिखो v वेक्टर, कॉमा, दिस मैग्नेटिक फोर्स is known as, this magnetic force is known as Lorentz force. पैरा चेंज करें, let a charged particle plus q, let a charged particle plus q enters in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field B vector, uniform magnetic field B vector, with the velocity v vector, with the velocity v vector, making an angle theta, making an angle theta with the field, making an angle theta with the field, then के बाद डैश, उसका डायग्राम आ जाएगा। कितना लॉरेंज फोर्स लगेगा? लॉरेंज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, F is equal to QVB sin theta। ठीक है, यहाँ पे F प्रोपोर्शनल टू Q, F प्रोपोर्शनल टू V, F प्रोपोर्शनल टू B, F प्रोपोर्शनल, चारों के एक साथ लिख लेते हैं, कांस्टेंट यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो F वेक्टर कितना हो जाएगा? Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। हम फिर रिपीट कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में आप ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे V क्रॉस B है तो उसको B क्रॉस V नहीं कर सकते। ठीक है, और चार्ज को भी साइन रखेंगे। इसमें डायरेक्शन अलग से निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्शन इंक्लूड है, इसमें डायरेक्शन अलग से निकालनी पड़ती है। क्लियर? डायरेक्शन निकालने के लिए किसका यूज़ करते हैं? रूल नंबर 2, याद आया? या फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग किसका यूज़ करते हैं? रूल नंबर 2। ठीक है, और यही सबसे मेन रूल है। राइट हैंड्स palm रूल नंबर 2। कब यूज करेंगे इसका, या फिर किसका यूज कर सकते हैं हम लोग, वो बाद में बताएंगे। इसका यूज कर सकते हैं आइदर डायरेक्शन ऑफ F वेक्टर इज गिवन और आस्क्ड। तो कब इसका यूज करेंगे? जब या तो F वेक्टर के आपको गिवन हो या पूछा जाए। नहीं समझे? तो इस रूल का यूज कब करते हैं? जब F वेक्टर गिवन हो या पूछा जाए। इसके ऑप्शन में कौन सा रूल है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेकिन वो हम लोग अभी यहां पे नहीं देखेंगे। इसमें फिंगर्स कहां रखते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। फिंगर्स कहां रखेंगे? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। आपने देखा थंब हमेशा कहाँ रहता है? करंट की डायरेक्शन में। अगर राइट हैंड का रूल है तो लेफ्ट हैंड में नहीं रहता करंट का डायरेक्शन में। समझ गए? लेफ्ट हैंड में ये होता है FBI। समझ गए?
नहीं समझे? और इसी में एक्सपर्ट हो। थर्ड, देन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द पाम, देन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द पाम किसको रिप्रेजेंट करेगा? रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इफेक्ट। तो रूल नंबर 1 में ये जो डायरेक्शन थी ये किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? बी को। लेकिन रूल नंबर 2 में किसको रिप्रेजेंट करेगी? एफ को। समझ गए? रूल नंबर 1 में बी को, रूल नंबर 2 में एफ को। ठीक है? फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द पाम रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? क्या नहीं समझे? टोटल कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 6। ये क्या है? टुवर्ड्स राइट, सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, ऑन पेपर प्लेन कह दो, थर्ड अपवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, फोर्थ डाउनवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, फिफ्थ कौन सी होती है? परपेंडिकुलर क्रॉस डॉट, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, कल भी तो बताया था, या इसी को कह सकते हैं परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। देखो ये भी डाउनवर्ड्स है, ये भी डाउनवर्ड्स है, लेकिन ये डाउनवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन है, ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स है टू द पेपर प्लेन। ठीक है? परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। अभी नहीं समझे? ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। ठीक है? ये डाउनवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, ये भी डाउनवर्ड्स है, ये डाउनवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, और ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। ठीक है? इनवर्ड्स कहो ज़्यादा बेटर है। क्या नहीं समझे? डॉट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स या फिर परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। अब देखो ये भी अपवर्ड्स है, ये भी अपवर्ड्स, लेकिन ये अपवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन है और ये परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। जैसे पेपर प्लेन ऐसे होता है तो ये अपवर्ड्स ऐसे, ये अपवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन और ये परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। तो जब भी क्रॉस और डॉट की बात करेंगे तो बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90। और हमने आपको कल बताया था डॉट दिखे तो डॉट, ना दिखे तो क्रॉस। अगर ऐसे है तो उसको क्या कहेंगे? डॉट। तुम कल आए थे? क्यों? तो ऐसे है तो डॉट आपको दिख रहा है? बोलो। डॉट का आगे वाली नोक तो डॉट हो गया। अब आपको डॉट दिख रहा है? नहीं, तो क्रॉस हो गया। ठीक है? जैसे ये क्या है? डॉट, डॉट दिख रहा है ना आपको, और ये क्रॉस। जब डॉट ना दिखे तो क्रॉस। समझ गए? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स क्रॉस, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स डॉट। ठीक है? बस इस रूल में अच्छाई क्या है कि टोटल 6 डायरेक्शंस में से कितनी डायरेक्शन कट हो जाएंगी? 4। 2 बचेंगी, उसमें हेड टेल कर लेंगे तो 50% चांस है कि सही हो जाएगा। नहीं समझे? 4 तो कट हो ही जाएंगी। ठीक है? एग्जाम्पल्स देखें। देखिए
पहला एग्जाम्पल, अब जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? क्रॉस। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? अपवर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले इन 6 डायरेक्शंस में से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हटाओ, सबसे पहले इन 6 डायरेक्शन में से 4 कट करोगे। कितने कट करोगे? 4। नहीं समझे? F ना तो B की डायरेक्शन में होगा ना B के अपोजिट। नहीं समझे? दूसरा F ना तो V की डायरेक्शन में होगा ना V के अपोजिट। करंट कह सकते हो, ना तो करंट डायरेक्शन में होगा ना करंट के अपोजिट। ठीक है, अब जैसे B कैसा है? क्रॉस। B कैसा है? क्रॉस। तो F ना क्रॉस हो सकता है ना डॉट, ये दोनों कट हो गए। बोलो मुन्ना। तो B क्रॉस है और क्रॉस का अपोजिट क्या होता है? डॉट। तो F ना क्रॉस हो सकता है ना डॉट, दोनों कट। इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? अपवर्ड्स। करंट कहाँ होगी? डाउनवर्ड्स। तो ना फोर्स डाउनवर्ड्स हो सकता है ना अपवर्ड्स, ये दोनों कट, वो दोनों कट। यानी आपका आंसर या तो राइट या तो लेफ्ट। समझ गए? अब भी नहीं समझे? F ना B की डायरेक्शन में हो सकता है। तुम्हारा समझ आ रहा है बेटा? B कैसा है? क्रॉस का अपोजिट क्या होता है? डॉट। तो F ना क्रॉस हो सकता है ना डॉट हो सकता है। क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ होगी? नीचे, डाउनवर्ड्स होगी। तो F ना डाउनवर्ड्स हो सकता है ना अपवर्ड्स। नहीं समझे? ना करंट की डायरेक्शन में ना करंट के अपोजिट। क्लियर? तो जब ये दोनों कट हो गए, वो दोनों कट हो गए, तो ये दोनों तो बचे, आपका आंसर इन दोनों में आ जाएगा। कॉइन टॉस कर लोगे, 50% चांस तो है। समझ गए? अभी नहीं समझे? फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स कहाँ रखते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, करंट कहाँ होगी? नीचे। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स कहाँ गया? टुवर्ड्स राइट। नहीं समझे? तो फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट आ गई। क्लियर? एक दो एग्जाम्पल और देख लो, फिर इसका एप्लीकेशन पे आ जाते हैं। सेकेंड, अब जैसे ये है B, अब प्रोटॉन जा रहा है ऐसे। प्रोटॉन हो या कोई भी पार्टिकल ले लो, पॉजिटिव पार्टिकल जिधर जाता है करंट उसी डायरेक्शन में, नेगेटिव पार्टिकल जिधर जाता है करंट उसके अपोजिट। अब देखो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा था तो करंट कहाँ थी? नीचे। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है, टुवर्ड्स राइट जा रहा है, करंट कहाँ होगी? टुवर्ड्स राइट। नहीं समझे? पॉजिटिव पार्टिकल जिधर जाता है करंट उसी डायरेक्शन। समझ आ रहा है? ठीक। अब B कहाँ है? अपवर्ड्स। तो F ना अपवर्ड्स हो सकता है ना डाउनवर्ड्स, ना अपवर्ड्स ना डाउनवर्ड्स। ठीक है। प्रोटॉन कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। तो F ना टुवर्ड्स राइट हो सकता है ना टुवर्ड्स लेफ्ट। तो ना अपवर्ड्स हो सकता है ना डाउनवर्ड्स, ना राइट हो सकता है ना लेफ्ट। यानी आंसर या तो क्रॉस आएगा या तो डॉट आएगा। नहीं समझे? सुयश, ध्यान से देखो, नहीं तो सू की जगह अप लग जाए। समझ गए? नहीं समझे? तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अपवर्ड्स। तो फोर्स ना अपवर्ड्स हो सकता है ना डाउनवर्ड्स। प्रोटॉन कहाँ जा रहा है? टुवर्ड्स राइट। तो ना ये राइट हो सकता है ना लेफ्ट, ये दोनों तो बचे। नहीं समझ आ रहा है? फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना, जिधर ये हेड है उधर हमारे क्या होने चाहिए? नेल्स। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पेन ऐसे लगाएंगे, कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड्स, यानी डॉट। समझ गए? अभी नहीं समझे? तो 6 में से 4 डायरेक्शन कट कर दोगे, 2 बचेंगे, उसमें कॉइन टॉस कर लोगे। अगर 2 में एक ऑप्शन सही है तो प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक। अब पहला एप्लीकेशन,
तो इसके ऑप्शन में दूसरा रूल कौन सा है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो जो बच्चे कंफ्यूज होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि डायरेक्शन कभी ना समझ में आए, तो वो दोनों रूल साथ में लेके चलें। समझ, कई बच्चों के महान उद्देश्य होते हैं ना। ठीक है, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? FBI। इसको हम लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं? करने को कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड जनरली लोगों का कम मूव करता है। तो सिंपल जो एग्जांपल्स हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो थोड़े टफ एग्जांपल हैं उनमें इसको यूज़ करने में दिक्कत होगी। ये हर जगह वैसे रहेगा। नहीं समझे? कुछ समझ में आया? दूसरी चीज़, अगर हमने कुछ रूल लेफ्ट हैंड वाले बता दिए, कुछ राइट हैंड वाले बता दिए, तो तुम लोग का लेवल ऐसा है कि जहाँ पे लेफ़्ट यूज़ करना चाहिए वहाँ राइट यूज़ करोगे, जहाँ राइट यूज़ करना चाहिए वहाँ लेफ़्ट यूज़ करोगे। इसलिए हमने लेफ़्ट वाला कोई रूल नहीं बताया है। नहीं समझे? ताकि आपको याद रहे कि हर जगह क्या यूज़ करना है? राइट। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हो। सुनिए, द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। The path of charged particle moving in a uniform magnetic field. तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। देखिए, ये कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्लियर? अगर इससे हम फोर्स की डायरेक्शन निकालें, मैग्नेटिक फील्ड हमने क्रॉस लिया है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। ठीक है, तो ये ऐसे एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, परपेंडिकुलर हो गया। अगर इस पर फोर्स की डायरेक्शन निकालें, क्या निकालें? तो फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। राइट हैंड यूज करेंगे। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? क्रॉस। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स कहाँ आ रहा है? अपवर्ड्स। अगर ये पार्टिकल यहां से एंटर करता, अब फोर्स की डायरेक्शन निकालें। फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ गए? फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ गए? ऐसे एंटर करेगा तो fingers in the direction of magnetic field, thumb in the direction of current, force downwards. अगर यहां पे निकालें तो हम क्या देख रहे हैं? किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे, फोर्स हमेशा कैसे आएगा? वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ठीक है, लिखिए, एक लाइन लिख लो। लेट अ चार्ज पार्टिकल of mass m and charge plus q is entering perpendicularly in a uniform magnetic field B vector. In a uniform magnetic field B vector with the velocity V vector.
विद द वेलोसिटी v वेक्टर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब फोर्स की वैल्यू निकालें। लॉरेंज फोर्स का मतलब मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। कितना हो जाएगा एफ का फार्मूला? क्यू वी बी साइन 90, क्यू वी बी साइन 90 1 परपेंडिकुलर इंटीग्रल है ना। यहां तक पहुंचे इक्वेशन 1 तक। पहुंच गए? लिखिए, सिंस द डायरेक्शन ऑफ this Lorentz force, since the direction of this Lorentz force F vector is always perpendicular to direction of velocity v vector, and it is possible only in circular motion, circular motion को अंडरलाइन करो। It is possible only in circular motion, full stop। 10 the path of charge particle moving perpendicularly in a uniform magnetic field is circular। ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। यहां तक कोई दिक्कत? अब सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कहीं पे भी सर्कुलर मोशन आ जाए तो आपके ब्रेन में तुरंत क्या आना चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। कहीं पे भी स्ट्रिंग, वायर या थ्रेड आ जाए तो टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं समझे? और आपको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स होता नहीं है, कोई दूसरा फोर्स जिसकी डायरेक्शन कहाँ होती है? सेंटर की ओर, वो काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स का। समझ गए? सेंट्रीपिटल फोर्स इज इटसेल्फ नॉट अ फोर्स। Centripetal force is itself not a force. Any other force towards the center of circle behaves like centripetal force. Clear? तो यहां पे कौन सा फोर्स काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का लॉरेंज फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन करेगा? लॉरेंज फोर्स। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स खुद कोई फोर्स नहीं होता है, कोई दूसरा फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह क्या करता है? बिहेव करता है। यहां तक कोई दिक्कत? समझ गए? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? बस 5 मिनट का स्टोर है। mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? mv²/। यही काम करेगा लॉरेंज फोर्स का, QVB। इससे आप r की वैल्यू निकाल लो, mv/QB। अब इसमें कुछ कंडीशंस, R प्रोपोर्शनल टू mv, यानी जो रेडियस है वो मोमेंटम के
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अलग अलग लैंग्वेज में पूछते हैं, आपसे क्या कहेंगे, प्रूव दैट द पाथ रेडियस ऑफ पाथ सर्कुलर पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल। अभी नहीं समझे, अब इसी को थोड़ा रीअरेंज कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 2 R इक्वल टू V अपॉन Q बाई M इंटू बी। अच्छा, Q बाई M को क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या कॉपी खोली क्या? अच्छा, हाँ, स्पेसिफिक चार्ज। किसी भी चार्ज का अगर आपसे जैसे कहेंगे प्रोटॉन का स्पेसिफिक, फाइंड द स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के चार्ज में उसके मास से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। चार्ज और मास के रेशियो को उस पार्टिकल का क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। अब इसी को ट्विस्ट करके क्या पूछ सकते हैं, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक चार्ज ऑफ दैट पार्टिकल। इफ V and B are constant, then R is inversely proportional to Q by M। Q by M को ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, चार्ज और मास के रेशियो को, चार्ज और मास के रेशियो को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। यहां तक पहुंचे, जल्दी पहुंच गए। तो रेडियस जो है वो स्पेसिफिक चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब अगर हम इसमें इसका टाइम पीरियड निकालें, टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल क्या आ जाएगा, T इक्वल टू 2 पाई R अपॉन V। नहीं समझे, एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई R। एक रेवोल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई R। वैल्यू रख दो, mv अपॉन QB। किसकी वैल्यू रखी हमने, R की। V से V कैंसल, 2 पाई M अपॉन QB। फ्रीक्वेंसी निकालें, n इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन T, यानी n हो गया QB अपॉन 2 पाई M। उल्टा कर दो बस, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो इसमें कुछ कंडीशंस बची हुई हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे। ये तो परपेंडिकुलर एंटर करने के लिए, हमारे तो परपेंडिकुलर एंटर ना करे, पैरेलल एंटर करे तो क्या होगा, किसी और एंगल पे करे तो क्या होगा। ठीक है, कोई डाउट? तो आज इतना रखेंगे। ओके, दैट्स ऑल।